तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं है पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ना। इससे पहले हम लोग 3-4 लेक्चर 1-1 घंटे के देखे थे और आज एपिसोड ज़्यादा बड़ा नहीं है बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस एपिसोड में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इस एपिसोड के बाद में हम लोग एक बार एमओटी का एपिसोड देखेंगे और फिर कोवेलेंट बॉन्ड वाला जो पोर्शन है वेब सीरीज़ का वो ख़त्म हो जाएगा। देन विल गो टू सम अदर बॉन्ड्स लाइक बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, राइट। तो शुरू करते हैं ना। चलिए देखिए, आज कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड पैरामीटर्स। कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स हमारे पास में होते हैं, कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स हमारे पास में होते हैं जिसमें से एक पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना। मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में डिटेल में। जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट किया था तो मैंने बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में भी इसके बारे में बताया। ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ जो होती है ना हमारे पास में, वो बेसिकली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज नथिंग बट इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो एटम अगर आपस में कनेक्टेड है, ये मान लीजिए ये एक एटम है हमारे पास में और ये एक एटम हमारे पास में और ये दूसरा एटम हमारे पास में। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? तो देखो, इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। और एटॉमिक साइज क्या होती है? तो एटॉमिक साइज में हम लोग कह देंगे कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे मान लीजिए हमारे पास में अगर हम एक बहुत बेसिक चीज ले रहे हैं, है ना, देखिएगा एक बार। F2, 1 सेकेंड, F2 Cl2 Br2 I2, ये हमारे पास में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज आयोडीन का सबसे ज्यादा बड़ा है। तो अगर आयोडीन का एटॉमिक साइज बड़ा है तो वहां पर बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। ठीक है ना। सो इट्स वेरी क्लियर। इसमें कोई महान साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, ये आप लोग समझते ही हैं। उसके अलावा हम लोग और क्या कह सकते हैं? जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इन कंपेयर टू एनएन सिंगल बॉन्ड, इन कंपेयर टू ओओ, इन कंपेयर टू एफएफ। ये हमको पता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज कम होता है। तो अगर एटॉमिक साइज कम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी हमारे पास में कम हो जाएगी। हम क्या पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ और एटॉमिक साइज में क्या कनेक्शन। ये सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में है कि बॉन्ड लेंथ एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करती है, ये हमको समझ लेना है। ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या है? बॉन्ड लेंथ, जो भी बॉन्ड हमारे पास में बना है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड लेंथ जो होती है दैट इज, ये जो पोर्शन मैंने लिया ना केमिस्ट्री निचोड़ बुक से लिया है, वो अमेजिंग बुक है। मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूँ आपसे, उसके ऊपर बहुत मेहनत की हुई है और उसका बहुत जल्दी वर्जन 2.0 आने वाला है जिसमें तो और भी गजब की बात हुई है। खैर वो सब बात की बातें हैं। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN, मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है ये भी एक पॉइंट है, कैसे कम हो जाती है ये भी एक पॉइंट है ना। देखो एक बार आप लोग, हमारे पास में क्या आती है बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ बराबर
बराबर रेडियस ऑफ एटम ए रेडियस ऑफ एटम बी, अगर मान लीजिए दो एटम कनेक्टेड है, -0.09 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एंगस्ट्रॉम। अब मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि मान लीजिए ये आर ए और आर बी का मतलब क्या है, दो एटम्स हैं, एक एटम ए है एक एटम बी है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, एक तो एटम ए है और ये एक एटम बी है, एटम ए और ये एटम बी, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो हमारे पास में यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ का जो फॉर्मूला लिखा है हमने, वो क्या लिखा है, रेडियस ऑफ एटम ए प्लस रेडियस ऑफ एटम बी माइनस 0.09 मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एंगस्ट्रॉम। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1 हो तो वहां पर बॉन्ड लेंथ एक्सपेक्टेड से कितनी कम आएगी। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर, राइट। अगर डिफरेंस 1 हो तो बॉन्ड लेंथ कितने से कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे आप लोग ये कह सकते हो कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इन कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन, इन कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन, इन कंपेयर टू कार्बन फ्लोरीन। अब दोनों लॉजिक हैं यहां पर, देखो दोनों लॉजिक क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है, जानते हैं कि नहीं जानते, जानते हैं। तो लॉजिकली हम लोग देखेंगे तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, कार्बन का साइज बड़ा है, यहाँ पर दोनों ही बड़े बड़े हैं, तो अगर दोनों ही बड़े बड़े हैं तो उस केस में साइज ज्यादा होगा। यहाँ पर एक एटम बड़ा है एक एटम छोटा है तो उस केस में बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। हाँ, दूसरा लॉजिक हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5, फ्लोरीन की होती है 4, तो देयर इज मैक्सिमम डिफरेंस, या हम लोग ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस। और अगर यहां डिफरेंस मैक्सिमम है तो उस केस में मेरे पास में जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, मिनिमम, बिकॉज वी हैव द मैक्सिमम डिफरेंस, ठीक है ना। इतना क्लियर है सब लोगों को, वी हैव मैक्सिमम डिफरेंस तो बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम। एक लॉजिक तो ये, दूसरा लॉजिक ये भी है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है तो ऑटोमेटिकली अगर एक एटम छोटा है एक एटम ठीक ठाक है तो साइज हमारे पास में जो बॉन्ड लेंथ है अपने आप कम होगी। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मैं इससे पहले ये आपको पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूं, ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल में इससे पहले बता चुका हूं, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ एटम ए प्लस रेडियस ऑफ एटम बी माइनस 0.09 मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको बॉन्ड लेंथ चेक करनी है तो क्या होगा, अगर ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होके एट द एंड माइनस ही होना है, मल्टीप्लाई होके माइनस ही होना है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा हमारे पास से बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स। उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे पहले एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करती है। एटॉमिक साइज ज्यादा है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, एटॉमिक साइज ज्यादा है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। एटॉमिक साइज ज्यादा है, कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा बड़ा एटम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, एटॉमिक साइज ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। सेकंड फैक्टर कौन सा है, सेकंड फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, क्योंकि नॉर्मली आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स अगर दो एटम्स की सेम है तो बिल्कुल बीच में रहेंगे, लेकिन अगर एक की ज्यादा होगी तो एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे वो, और उस केस में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ कम होती है, एटॉमिक साइज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है। ये फॉर्मूला सुपर इंपॉर्टेंट है, दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देख पा रहे हैं आप लोग, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे बॉन्ड लेंथ चाहिए तो रेडियस ऑफ एटम ए प्लस रेडियस ऑफ एटम बी माइनस में 0.09 मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पता होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, आगे चलते हैं।
इतना क्लियर है। हम क्या पढ़ रहे हैं? बॉन्ड लेंथ। एक फैक्टर हमने क्या पढ़ा? एटॉमिक साइज। सेकंड फैक्टर कौन सा पढ़ा? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो फैक्टर हमने पढ़े। आगे चलते। बॉन्ड लेंथ और कहां कहां डिपेंड करती है? तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्स में होती है बॉन्ड ऑर्डर के। जैसे मान लीजिए, मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। ये आपके पास में एक 10 सेंटीमीटर की एक रस्सी है। मान लो इसको मैंने डबल कर दिया, इसको मैंने डबल कर दिया, ठीक है। तो इसका ऑर्डर तो बढ़ गया। पहले ये इसको बोलते हैं ना हिंदी में सिंगल लड़ी थी पहले, अब डबल हो गई, ठीक है ना। तो जब डबल लड़ा हो गई है, लड़ी हो गई, जो भी हो गई, तो 5 सेंटीमीटर की हो गई। पहले सिंगल थी, अब डबल हो गई। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना था? यहां ऑर्डर था 1, यहां ऑर्डर कितना हो गया? 2। अब मैं ऑर्डर इसका 3 कर दूं मान लो, तो उस केस में तो लेंथ और कम हो जाएगी। ऑर्डर बराबर 3। तो कुल मिला के यही बात होती है। अगर मेरे पास में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता जाता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर बढ़ेगा, लेंथ कम होगी। मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C, बाकी उससे तो मतलब ही नहीं है। हाँ, यहां पर सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां पर है? सिंगल। ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ में लेंथ कम हो जाती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ में जब जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, जब जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, जब जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये तो एक बात। दूसरी बात, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है परसेंटेज ऑफ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये भी एक तरीके से इसको आप फैक्टर मान सकते हो, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स। जैसे मान लो, फिर से फिक्स एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा चेंज। अगर आप ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की बात करते हैं तो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स की बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स, तो वो यहां पर कितना परसेंट है? 50% है। यहां पर कितना परसेंट है? 33% है। यहां पर कितना परसेंट है? 25%। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स हैं जो आप लोग समझते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ में सबसे पहले हमने क्या देखा? एटॉमिक साइज। सेकंड हमने क्या देखा? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड हमने क्या देखा? बॉन्ड ऑर्डर। और फोर्थ हमने क्या देखा? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स। आप देख रहे हैं जब यहां पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स, आयनिक कैरेक्टर्स तो आगे आएगा, है ना। तो अगर यहां पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स ज्यादा हैं, इसको मैंने पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन किया है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में भी एक्सप्लेन किया कि कैसे एस कैरेक्टर जब ज्यादा होते हैं तो बॉन्ड न्यूक्लियस के काफी करीब बनता है। और जब वो काफी करीब बनता है, आप देखिए ना, जो यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी वो sp ऑर्बिटल्स के बीच में होगी, तो ऐसे होंगे। sp2 वाला ऐसा होगा और sp3 वाला ऐसा होगा। sp3 वाले में ज्यादा p कैरेक्टर्स होंगे, वो लंबा होगा। इसमें 50% s कैरेक्टर्स होंगे, तो ये 50% गोल होगा। गोल होगा तो न्यूक्लियस के पास में होगा, गोल होगा तो न्यूक्लियस के पास में होगा, गोल होगा तो न्यूक्लियस के पास में होगा। तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास में क्या होगी? क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता चुका हूं। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर यहां पर ही आएगा, है ना। 50% एस कैरेक्टर्स, ये बता चुका हूं मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन में। से पुराने एपिसोड जाके आप लोग देखिए एक बार, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो वहां आपको जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब ये एक और पॉइंट एक बार आप लोग देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है। ये एक सेपरेट पॉइंट है जो बॉन्ड एंगल की बात करता है। तो इस पॉइंट को अपन लोग जो है बॉन्ड एंगल के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इस पॉइंट के बारे में आएंगे अपन। ठीक है ना, तो बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। तो बॉन्ड एंगल मेरे पास में क्या होता है? जैसे मान लो ये एटम ए है, इससे कनेक्टेड ये एटम बी है, इससे कनेक्टेड एटम दूसरा बी है,
और यहाँ एंगल हमारे पास में थीटा है। ये कुछ भी हो सकता है, एक्स डिग्री हो गया, वाई डिग्री हो गया, जेड डिग्री हो गया, जो भी हो गया। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स, ठीक है ना। तो दो पास वाले बॉन्ड अपन ने ले लिए, उसको अपन ने क्या बोल दिया? बॉन्ड एंगल बोल दिया। बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपन पहले देख चुके हैं ना। तो एक बार वापस से देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो वही पॉइंट आ रहा है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसको देखते हैं एक बार। तो सबसे पहला फैक्टर हम लोग क्या कह रहे हैं? स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये आप लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। दैट बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स। अगर आपके पास में कार्बन है जो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, उसका स्टेट, वैसे तो कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, चारों सिंगल बॉन्ड है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो एंगल आपके पास में कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए, यहां देखिएगा, मैं ध्यान से एक बार चीजें देख लेता हूं। अगर मान लीजिए स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो उस केस में बॉन्ड एंगल कितना होगा? और sp है तो यहां पर वी हैव मैक्सिमम एस कैरेक्टर्स। यहां पर एस कैरेक्टर्स कितने हैं? 50%। तो वो अगर 50% है, तो उस केस में आप देख रहे हैं, हियर वी हैव द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, दैट इज द 180 डिग्री, ठीक है। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन एक फैक्टर है स्पेसिफिकली द केस ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन बहुत वेरी करता है भाई। जितने वेरिएशन इसमें है, बाकी और जगह आपको इतना वेरिएशन नहीं दिखेगा, ठीक। आगे चलते हैं। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और इनवर्स में होता है जैसे ही आप लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो उस केस में आपके पास बॉन्ड एंगल कम होना ही होना है। अगर बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो नॉर्मली बॉन्ड एंगल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अगर लोन पेयर आ गया, तो जैसे ही लोन पेयर इंट्रोड्यूस होगा, बॉन्ड एंगल कम होना चालू हो जाएगा, है ना। ये बात आप लोग जानते ही हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, CH4 109 का होता है, NH3 107 का होता है, और H2O में 104 का होता है। यहाँ पर हमारे पास में LP बराबर कितना है? 0 है। यहाँ LP इक्वल्स टू कितना है? 1 है। यहाँ LP इक्वल्स टू कितना है? LP इक्वल्स टू कितना है? 2 लोन पेयर्स। यहाँ पर सिर्फ कौन सा रिपल्शन काम कर रहा था? बॉन्ड पेयर। यहाँ पर कौन सा काम किया? तो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों किए। यहाँ पर लोन पेयर भी इंट्रोडक्शन में आया, क्योंकि 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है ना। इतना क्लियर है। तो ये बॉन्ड एंगल की हमारे पास में बात है ना, बॉन्ड एंगल की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल का डिस्कशन है। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के। इनवर्स में होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। अब ये एक और सुपर इंपॉर्टेंट बात, ये क्या है? देखो, इस वीडियो के आखिर में एक और आपको सप्लीमेंट्री वीडियो मिलेगा छोटा सा, जिसमें मेरी शक्ल नहीं होगी, तो उसको भी आप लोग समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है वहां पर जो आपको दिखेगा। अब सुनो एक बार, मान लो ये H2S है। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है sp3 बॉन्ड पेयर्स आपको पता है 2 लोन पेयर्स आपको पता है 2। अगर मान लो ऐसा हो कि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सेम हो,
नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम हो, सब कुछ सेम हो, सब कुछ सेम हो, और फिर आपसे पूछा जाए कि अब बताओ बॉन्ड एंगल कहाँ ज़्यादा है, तो उस केस में आपको याद रखना है कि उस केस में आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस केस में आप फोकस कहाँ करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू electronegativity of central atom and inverse to the electronegativity of peripheral atom. तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि H2O और H2S में ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, तो आप अपने आप बोल दोगे H2O। क्यों होगा? देखना एक बार, ध्यान से समझना। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन क्या है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो होगी ऑक्सीजन खुद की तरफ इकट्ठा कर लेगा ज़्यादा, है ना, खुद की तरफ ज़्यादा इकट्ठा कर लेगा, खुद की तरफ ज़्यादा इकट्ठा कर लेगा। तो यहाँ मेरे पास में ये क्या बन जाएगा? मुर्गे का लेग पीस बन जाएगा, और यहाँ बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो खींचेगा खींचेगा खींचेगा, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, जबकि सल्फर इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया H2S का, ये रहा सल्फर, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा बट थोड़ा सा, हाँ, आधी खाई हुई मुर्गे की टांग रहेगी, लेसर रिपल्शन, या रिपल्शन कम है। यहां वी हैव मोर रिपल्शन। तो जैसे ही मेरे पास में रिपल्शन ज्यादा होगा तो उस केस में बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ज्यादा रिपल्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या रिपल्शन कम है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम हो, नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम हो, तो उस केस में आपको देखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इनवर्स टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द पेरिफेरल एटम। ये आप देख रहे हैं NH3 PH3 SH3 SPH3 अप टू डाउन जाने पर इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी मिनिमम है। तो आपको देखना क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, अगर सब कुछ सेम हो तो। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कि SF2, SCl2, SBr2, SI2, इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? तो यहां पर तो देखो लोन पेयर सेम 2, बॉन्ड पेयर 2, ठीक है। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, लेकिन सेंट्रल एटम अलग अलग थे। यह सेंट्रल एटम सेम है, पेरिफेरल एटम अलग अलग है। यहाँ पेरिफेरल एटम सेम थे, सेंट्रल एटम अलग था, उसके ऊपर फोकस किया। यहाँ सेंट्रल एटम सेम है, पेरिफेरल अलग अलग है, उनके ऊपर फोकस करेंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे, मैं आपके आंसर का वेट करूँगा। तो आज मैंने बहुत सिंपल लेक्चर को छोटा रखा है, एपिसोड को छोटा रखा है, बट चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे ये काम करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कब लगाना है? जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम हो, लोन पेयर नंबर सेम हो और स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरीके से बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ जिसकी हम बात कर रहे थे उनको कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, और एक इसमें सप्लीमेंट्री चीज़ मैं ऐड करूँगा, उसको आप प्रॉपरली देख के नोट डाउन करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। So in this video we will talk about the bond angle. So first of all we have to understand that bond angle is explained when we have at least 3 atoms, because in the case of 2 atoms there will be a straight line, no bond angle can be defined. So 3 atoms are must to define a bond angle. So as far as factors affecting bond angle are, so bond angle is directly proportional to the electronegativity of central atom.
while inverse to the electronegativity of peripheral atom. So let's see NS3 and PS3. In NS3 and PS3, peripheral atoms are same, but the electronegativity of central atom is greater in ammonia in compared to phosphine. So bond angle is greater. Apart from this, if we talk about OF2 and OCl2, so central atom are same. Now we have to look at peripheral atoms. So inverse to the electronegativity of peripheral atom, मतलब पेरिफेरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा. तो बॉन्ड एंगल ऑफ OCl2 is greater than OF2. Next is bond angle is directly proportional to S% characters while inverse to the P% characters. So let's see, the bond angle of CO2 is greater than BCl3 and then CH4. In CO2, hybridization is sp. S% characters are 50%, BCl3 sp2. S% characters are 33%, in CH4 sp3 S% characters are 25%. तो S% कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, P% कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा. थर्ड, bond angle is directly proportional to bond pair repulsion and inverse to the lone pair repulsion and lone pair bond pair repulsion. तो आपको ध्यान रखना है that whenever a lone pair is introduced on central atom, the bond angle will decrease. So let's see CH4. In CH4 we have only bond pair repulsion. So CH4 का bond angle ज़्यादा है in compared to NH3 than H2O. In CH4 we have only bond pair repulsion. In NH3 one lone pair is introduced, so lone pair and bond pair. In water two lone pairs are there, so lone pair bond pair and bond pair, all repulsions will exist. Next, bond angle is directly proportional to the size of peripheral atom. So let's see, in ether, alcohol, and water, the central atom is oxygen, but the peripheral atoms are large in size in ether. In alcohol there is one large size peripheral group or atom. In water there is small size atom. Fifth and last point, bond angle is directly proportional to back bonding. बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम का लोन पेयर है वो पेरिफेरल एटम में ट्रांसफर हो जाएगा. तो जब लोन पेयर ट्रांसफर हो जाएगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विल बी एब्सेंट, so it will increase the bond angle. So if we see, the bond angle of triacylamine is greater than trialkylamine or trimethylamine. So it was all about bond angle. Hopefully you would have understood the aspects, and now it will be much easy for you to solve all these questions.